सोचिए, एक मासूम बच्चों की प्रतियोगिता, रंग बिरंगे गुब्बारे, खुशियों से भरी हंसी और अचानक एक जोरदार धमाका। चीखें, अफरा तफरी, खून से सना एक मासूम चेहरा और सवाल सिर्फ एक, क्या ये हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश? आज की कहानी में सच इतना उलझा हुआ है कि हर चेहरा शक के घेरे में है, और जब एक बच्चा उंगली उठाता है तो रिश्ते, भरोसा और इंसानियत सब कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अब शुरू होती है वो कहानी जिसने एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हिला। स्कूल का बड़ा मैदान रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से चमक रहा था। बच्चों की हंसी, तालियों की आवाज और म्यूजिक की धुन पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर विक्रांत सलूजा ने इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। सैकड़ों बच्चे, उनके माता पिता और मीडिया सब मौजूद थे। हर कोई इस शानदार इवेंट की तारीफ कर रहा था। तभी अचानक मंच के पास एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया, फिर चीखें गूंज उठीं। धुएं का गुबार, रोते हुए बच्चे, भागते हुए लोग और जमीन पर गिरा एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ और गर्दन से खून बह रहा था। ये क्या हुआ? किसने चेक किया था स्टेज? एक गुस्से से कांपती आवाज भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो घायल बच्चे के पिता थे। उनकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। उन्होंने सीधे मिस्टर विक्रांत सलूजा की ओर देखा। तुम्हारा स्टाफ क्या कर रहा था? चेक किया था कुछ, या बस दिखावे के लिए इतना बड़ा इवेंट रखा था? ये हमारी टीम की लापरवाही का नतीजा है। बहाने बनाना बंद करो, ये अनएक्सेप्टेबल है। मिस्टर सलूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बार बार बस एक ही शब्द कह पा रहे थे, सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, हम जांच करेंगे। जांच? बच्चे की मां चीख पड़ी, अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदारी लेते? बच्चों की जान से खेल रहे हैं आप। चारों तरफ कैमरे ऑन हो चुके थे। मीडिया इस घटना को लाइव दिखा रही थी। सलूजा की प्रतिष्ठा, उनका नाम, सब दांव पर था। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, कांपती हुई मगर साफ, आंटी, मुझे पता है किसने किया। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। वो बंटी था, उसी स्कूल का बच्चा। उसके हाथ भी हल्के जले हुए थे। मैंने देखा, किसी ने स्टूल के नीचे पटाखा रखा था। मैंने उसके हाथ में उठाकर गले के पास कुछ पकड़े देखा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या बकवास है ये? एक आदमी चिल्लाया, ये बच्चा कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? शट अप, बंटी की मां गर्जी, खबरदार जो मेरे बेटे से बदतमीजी की। दिख नहीं रहा उसे कितनी चोट आई है? वातावरण गर्म हो चुका था। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। एक औरत आगे आई और बोली, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। सलूजा के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये हादसा नहीं था तो फिर किसने किया और क्यों? कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। भीड़ में खड़े हर चेहरे पर डर था और शक भी। और वहीं खड़ा एक शख्स चुपचाप सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब उसी की योजना का हिस्सा हो। लेकिन वो कौन था? कहानी तो अभी शुरू हुई थी और सच की परतें अभी खुलनी बाकी थीं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड रोशनी से भरा था, लेकिन माहौल में अजीब सा अंधेरा था। मशीनों की बीप बीप, डॉक्टरों की तेज आवाजें और बाहर बेचैन खड़े माता पिता, हर किसी की सांस अटकी हुई थी। घायल बच्चों का इलाज चल रहा था। किसी के हाथ जले थे, किसी की गर्दन पर छाले थे। शुक्र था कि धमाका बड़ा नहीं था, लेकिन सवाल बहुत बड़ा था। मिस्टर विक्रांत सलूजा अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े थे। उनकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें उभर आई थीं। फोन लगातार बज रहा था। मीडिया, पुलिस, स्पॉन्सर्स सब जवाब मांग रहे थे, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी वही गुस्से से भरे पिता उनके सामने आ खड़े हुए। उनकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन इस बार दर्द ज्यादा था। मिस्टर सलूजा, आपने कहा था सब सेफ है, हर चीज चेक हुई है, फिर ये कैसे हुआ? स्टूल के नीचे पटाखा कैसे पहुंचा? सलूजा ने गहरी सांस ली। हमने पूरी सिक्योरिटी रखी थी, हर कोना चेक हुआ था, बिना पास के कोई अंदर नहीं आ सकता था। मतलब जिसने भी किया वो अंदर का ही है? पीछे से किसी ने कहा। ये शब्द हवा में तीर की तरह तैर गए, अंदर का ही है। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर अरुण राठौड़ वहां पहुंचे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, किसी को भी अभी अस्पताल या स्कूल कैंपस छोड़ने की इजाजत नहीं है। हमें हर स्टाफ, हर वॉलंटियर और कुछ बच्चों से भी बात करनी होगी। बंटी व्हील चेयर पर बैठा था, उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। इंस्पेक्टर उसके पास झुके। बेटा, तुमने क्या देखा था? आराम से बताओ, घबराना मत। बंटी ने धीमी आवाज में कहा, मैं स्टेज के पीछे खेल रहा था। मैंने देखा एक अंकल स्टूल के नीचे कुछ रख रहे थे। वो झुककर जल्दी से उठे और चले गए। उनके हाथ में लाइटर जैसा कुछ था। चेहरा देखा? इंस्पेक्टर ने पूछा। बंटी ने सिर हिलाया, थोड़ा सा। उन्होंने कैप पहनी थी, लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? उसकी मां ने पूछा। वो हमारे स्कूल के नहीं थे, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। कॉरिडोर में खड़े लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगर वो स्कूल का नहीं था तो अंदर आया कैसे? इसी बीच एक और बच्ची, आर्या, रोते हुए बोली, मम्मी, मैंने भी किसी को भागते हुए देखा था। वो फोन पर कह रहा था काम हो गया।
सबके चेहरे पीले पड़ गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने तुरंत अपने कांस्टेबल को आदेश दिया, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाओ और एंट्री गेट की लिस्ट भी। मिस्टर सलूजा के माथे पर पसीना छलक आया। अगर सिक्योरिटी में कोई चूक हुई थी तो उनकी कंपनी की साख खत्म हो सकती थी, लेकिन उनके दिल में एक और डर था, कहीं ये किसी की जानबूझकर की गई साजिश तो नहीं। तभी एक स्टाफ मेंबर घबराया हुआ उनके पास आया। सर, एक बात बतानी है, इवेंट से एक दिन पहले हमें धमकी भरा ईमेल आया था। क्या? सलूजा चौंक गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? स्टाफ की आवाज़ कांप रही थी। हमें लगा कोई मजाक है। उसमें लिखा था ये प्रतियोगिता यादगार बनेगी। हमने सीरियस नहीं लिया। अब मामला और उलझ चुका था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं लग रही थी, ये प्लान किया हुआ हमला लग रहा था। भीड़ में खड़ा वही रहस्यमय आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। पहला कदम पूरा हुआ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। इधर पुलिस ने घोषणा की, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी शहर नहीं छोड़ेगा। ये हादसा नहीं, साजिश भी हो सकती है। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, बच्चों की प्रतियोगिता में धमाका, हादसा या साजिश। मिस्टर सलूजा ने आसमान की ओर देखा। उनका दिल कह रहा था ये सिर्फ उनकी इमेज पर हमला नहीं था, ये कुछ बड़ा खेल था। और कहीं ना कहीं असली खिलाड़ी अभी भी भीड़ में छिपा हुआ था। सच की पहली दरार पड़ चुकी थी, लेकिन पूरी दीवार अभी गिरनी बाकी थी। क्या बंटी सच बोल रहा था कि आर्या की बात सही थी? और वो धमकी भरा ईमेल किसने भेजा? कहानी अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अगला सुराग सबको चौंका देने वाला था। अगली सुबह स्कूल का कैंपस पुलिस की पीली टेप से घिरा हुआ था। कल जहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। टूटी हुई कुर्सियां, जला हुआ स्टूल और मंच के पास पड़ा वो काला दाग, हर चीज चीख चीख कर बता रही थी कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। इंस्पेक्टर अरुण राठौड़ अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। स्क्रीन पर हर कोना दिखाई दे रहा था, एंट्री गेट, बैक स्टेज, स्टेज के पास का एरिया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। तभी फुटेज में एक हलचल दिखी। एक आदमी, काली जैकेट, सिर पर कैप, वो धीरे धीरे स्टेज के पीछे जाता है, चारों तरफ नजरें घुमाता है, फिर झुकता है और स्टूल के नीचे कुछ रखता है। कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कन तेज हो गई। जूम करो, इंस्पेक्टर ने कहा। कैमरा थोड़ा और साफ हुआ। आदमी का चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक खास तरह की घड़ी साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर विक्रांत सलूजा, जो वहीं खड़े थे, अचानक चौंक गए। ये घड़ी? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। क्या आप पहचानते हैं इसे? इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा। सलूजा कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में उलझन और डर साफ था। ये घड़ी हमारी इवेंट मैनेजमेंट टीम के हेड रोहन की है। वो हमेशा यही लिमिटेड एडिशन घड़ी पहनता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब अंदर का ही आदमी? एक पुलिसकर्मी बुदबुदाया। उसी वक्त रोहन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो घबराया हुआ था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं बैकस्टेज गया था, लेकिन सिर्फ साउंड चेक के लिए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि तुमने स्टूल के नीचे कुछ रखा, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मैंने नहीं रखा, मैं तो सिर्फ केबल ठीक कर रहा था। कोई मुझे फंसा रहा है। फंसा रहा है? सलूजा ने पहली बार तेज आवाज में कहा। रोहन, ये कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों की जान खतरे में थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने आपकी कंपनी के लिए 5 साल काम किया है। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं? कमरे का माहौल और भारी हो गया। इसी बीच इंस्पेक्टर के पास एक और खबर आई। धमकी भरा ईमेल जिस आईपी एड्रेस से भेजा गया था, वो स्कूल के ही वाईफाई नेटवर्क से था। मतलब जिसने भी ईमेल भेजा वो इवेंट से पहले स्कूल में मौजूद था, इंस्पेक्टर ने कहा। अब शक का दायरा और छोटा हो गया था। बंटी और आर्या को भी फिर से बुलाया गया। इस बार उनसे अलग अलग सवाल किए गए। बेटा, ध्यान से सोचो, इंस्पेक्टर ने बंटी से कहा। क्या वो आदमी रोहन था? बंटी ने कुछ पल सोचा। उसके चेहरे पर डर था। नहीं, वो रोहन अंकल नहीं थे। उनकी दाढ़ी थी और आवाज अलग थी। सब हैरान रह गए। लेकिन घड़ी, एक कांस्टेबल ने कहा। तभी आर्या ने धीरे से कहा, मैंने जिस आदमी को फोन पर काम हो गया कहते सुना था, उसकी आवाज भारी थी और रोहन अंकल की आवाज तो पतली है। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। अगर वो रोहन नहीं था तो फिर उसकी जैसी घड़ी किसने पहनी थी? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। कभी कभी असली अपराधी जानबूझकर किसी और पर शक डालने के लिए सबूत छोड़ता है। सलूजा के दिमाग में अचानक एक चेहरा उभरा, उनका बिजनेस राइवल आदित्य मल्होत्रा। कुछ महीने पहले ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सलूजा की कंपनी को मिला था, जो पहले मल्होत्रा को मिलने वाला था। उस दिन मल्होत्रा ने गुस्से में कहा था, ये जीत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी विक्रांत। क्या ये उसी धमकी का नतीजा था? लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना नामुमकिन था। उसी शाम पुलिस को एक और सुराग मिला। स्कूल के गेट पर खड़ी एक सफेद वैन का फुटेज। वैन इवेंट से ठीक पहले आई थी और धमाके के तुरंत बाद गायब हो गई। वैन के नंबर प्लेट का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। जांच तेज हो चुकी थी। मीडिया बाहर खड़ी हर पल की अपडेट चाहती थी। शहर में अफवाहें फैल रही थीं।
रोहन को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। सलूजा के दिल में तूफान था। क्या वो अपने ही आदमी पर भरोसा करने में गलती कर रहे थे या सच में कोई उन्हें बर्बाद करना चाहता था? रात गहरी होती जा रही थी। इसी बीच एक अंधेरे कमरे में वही रहस्यमयी आदमी बैठा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शक का बीज बो दिया गया है, अब ये खुद ही पेड़ बनेगा। उसने फ़ोन उठाया और किसी को मैसेज भेजा, प्लान का अगला हिस्सा शुरू करो। अब खेल और खतरनाक होने वाला था। सवाल और भी बड़े हो चुके थे। क्या रोहन सच में बेगुनाह है? क्या यह बिजनेस राइवल की साजिश है या कोई ऐसा चेहरा जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया? सच अब सामने आने के और करीब था, लेकिन हर कदम के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। सुबह के 4 बजे थे। शहर अभी नींद में था, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर अरुण राठौड़ की टेबल पर एक नया मैसेज पड़ा था। एक अनजान ईमेल आईडी से भेजा गया। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, असली शो अभी बाकी है। ईमेल के अंदर एक वीडियो फाइल अटैच थी। वीडियो प्ले किया गया। स्क्रीन पर अंधेरा, फिर धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई दिया, करण। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। मिस्टर विक्रांत सलूजा, उसने कैमरे में सीधे देखते हुए कहा, आपको लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी? ये तो बस ट्रेलर था। आपने मेरा करियर बर्बाद किया, अब मैं आपकी इमेज बर्बाद करूंगा। अगला धमाका आपके सबसे बड़े इवेंट में, आज शाम। अगर हिम्मत है तो रोक लीजिए। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आज शाम सलूजा की कंपनी का वार्षिक सम्मान समारोह था, शहर के बड़े होटल में। सैकड़ों मेहमान, बिजनेस लीडर्स, मीडिया और बच्चे भी। हमें तुरंत इवेंट रद्द करना होगा, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन राठौर ने सिर हिलाया। अगर हम रद्द करते हैं तो वो समझ जाएगा कि हम डर गए और हो सकता है वो किसी और जगह हमला करे। हमें उसे पकड़ना होगा, आज, अभी। उधर विक्रांत सलूजा के घर में भी अफरा तफरी मची हुई थी। उनकी पत्नी की आंखों में डर था। विक्रांत, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, इवेंट कैंसिल कर दो। सलूजा चुप थे। उनके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा दोनों थे। अगर मैं आज पीछे हट गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन मैं किसी बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। कैमरों के सामने उन्होंने साफ कहा, आज का समारोह सुरक्षा कारणों से सीमित किया जा रहा है। हर मेहमान की जांच होगी और मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। ये एक चुनौती थी, सीधी करण के लिए। शाम ढलने लगी। होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां तैनात थीं। हर कोरे में सादा कपड़ों में अधिकारी खड़े थे। अंदर मेटल डिटेक्टर, बैग चेकिंग, सब कुछ कड़ी निगरानी में। इंस्पेक्टर राठौड़ की नज़र हर चेहरे पर थी। अचानक एक स्टाफ मेंबर भागता हुआ आया। सर, पार्किंग में एक संदिग्ध बैग मिला है। राठौड़ का दिल धड़क उठा। पूरी बिल्डिंग खाली कराई जाने लगी। मेहमानों में डर फैल गया। बम स्क्वाड पहुंचा। बैग को सावधानी से खोला गया। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराना मोबाइल फ़ोन था। फ़ोन अचानक बजने लगा। राठौर ने दस्ताने पहनकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से करण की हंसी गूंजी। डर गए ना? यही तो चाहता था मैं। हर आवाज़ में धमाका सुनाई दे, हर बैग में बम दिखे। करण, ये सब बंद करो। राठौर घरचे, तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता? मैं तो यहीं हूँ, आपके बीच। कॉल कट गया। राठौर की आंखें तेजी से भीड़ पर दौड़ने लगी। क्या वो सच में यहीं था? इसी बीच मंच के पास अचानक लाइट छपकने लगी। म्यूजिक सिस्टम में अजीब सी आवाज़ आई। स्क्रीन पर अचानक वही वीडियो फिर चलने लगा, लेकिन इस बार लाइव। करण होटल के किसी कमरे से बोल रहा था। सरप्राइज! भीड़ में हलचल मच गई। राठौर ने तुरंत टेक्निकल टीम को कहा, सिग्नल ट्रेस करो। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, सर, सिग्नल होटल के तीसरे फ्लोर से आ रहा है। पुलिस टीम दौड़ पड़ी। तीसरे फ्लोर के आखिरी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। करण, दरवाजा खोलो। राठौर ने चेतावनी दी। अंदर से आवाज आई, आप देर कर चुके हैं। अचानक कमरे के अंदर से धुआं निकलने लगा। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर लैपटॉप, तारे और एक छोटा सा टाइमर पड़ा था, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं। करण वहां नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर फायर एस्केप की सीढ़ियां। वो फिर फिसल चुका था। नीचे पार्किंग में एक बाइक तेज रफ्तार से निकलती दिखी। राठौर ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, ब्लॉक दी एग्जिट, उसे जाने मत दो। चेस शुरू हो चुकी थी। बारिश फिर तेज हो गई थी। सड़कें फिसलन भरी थी। बाइक ट्रैफिक के बीच से निकल रही थी। पीछे पुलिस की गाड़ियां। एक मोड़ पर बाइक फिसली और करण सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया। वो घायल था, लेकिन जिंदा। राठौर उसके सामने खड़े हुए। खेल खत्म करण। करण ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है सर। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राठौर के मन में एक सवाल गूंज रहा था। अगर कमरे में असली बम नहीं था, अगर बैग में सिर्फ फोन था, तो क्या करण सिर्फ डर फैला रहा था या असली वार अभी बाकी था? कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी और सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। करण की गिरफ्तारी के बाद शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन इंस्पेक्टर अरुण राठौर के मन में बेचैनी अभी भी थी।
कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। करण को अस्पताल से सीधे पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में अब भी वही अजीब आत्मविश्वास था। पूछताछ शुरू हुई। करण, राठौड़ ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुमने बच्चों की जान खतरे में डाली, सिर्फ बदले के लिए। करण हंसा, मैंने जान नहीं लेनी थी, सिर्फ डर पैदा करना था, जैसा डर आपने मुझे दिया था, नौकरी छीनकर, इज्जत छीनकर। धमकी वाला ईमेल, घड़ी चोरी, वैन? राठौड़ ने पूछा। करण ने सिर झुका दिया। हाँ, वो सब मैंने किया ताकि शक रोहन पर जाए, ताकि कंपनी के अंदर दरार पड़े। लेकिन असली धमाका छोटा रखा, क्योंकि मैं कातिल नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो फिर होटल में? राठौड़ ने तीखी नजरों से देखा। करण की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। होटल में कोई बम नहीं था, मैं सिर्फ आपको दौड़ाना चाहता था, दिखाना चाहता था कि आप सब कितने कमजोर हैं। और वो वीडियो, तीसरे फ्लोर वाला कमरा? वो कमरा मैंने पहले ही बुक कर लिया था, टाइमर सिर्फ धुआं पैदा करने के लिए था। सब कुछ मानो साफ हो रहा था, लेकिन तभी राठौड़ ने एक फाइल टेबल पर रखी। तो ये क्या है? करण ने फाइल खोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स थीं। करण के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी, किसी अनजान शेल कंपनी से। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? राठौड़ ने पूछा। करण चुप। ये रकम तुम्हारे बदले से बड़ी है, किसी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। करण की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। मैं अकेला नहीं था, उसने धीरे से कहा। कमरे में मौजूद हर शख्स चौकन्ना हो गया। कौन? राठौड़ गरजे। करण ने कांपते हुए कहा, आदित्य मल्होत्रा। नाम सुनते ही सब कुछ जैसे थम गया। आदित्य मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन और विक्रांत सलूजा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। करण ने आगे बताया, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, कहा कि अगर मैं सलूजा की इमेज खराब कर दूं तो वो मुझे पैसे देंगे और अपनी कंपनी में नौकरी भी। मैंने सोचा बस डर फैलाना है, किसी को मारना नहीं। अब तस्वीर पूरी हो चुकी थी। बदले की आग करण की थी, लेकिन उसे हवा देने वाला कोई और था। पुलिस ने तुरंत आदित्य मल्होत्रा के ऑफिस पर छापा मारा। पहले तो उन्होंने सब आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब बैंक रिकॉर्ड और कॉल डिटेल सामने रखे गए तो उनकी चुप्पी ही उनका जवाब बन गई। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई, बिजनेस राइवल ने रची साजिश। विक्रांत सलूजा प्रेस के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक सच्चाई भी। मैं मानता हूं, मुझसे गलती हुई। मैंने अपने कर्मचारियों की समस्याओं को हल्के में लिया। अगर मैंने करण की बात सुनी होती तो शायद वो गलत रास्ते पर नहीं जाता, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से समझौता कभी नहीं होगा। करण को सजा हुई, साजिश, धमकी और सार्वजनिक खतरा पैदा करने के आरोप में। आदित्य मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया, षड्यंत्र और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए। कुछ महीनों बाद वही स्कूल का मैदान फिर से सजा था, लेकिन इस बार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी। मंच पर बंटी और आर्या खड़े थे, मुस्कुराते हुए। विक्रांत सलूजा ने माइक उठाया। आज की प्रतियोगिता सिर्फ जीत हार की नहीं, भरोसे की है। हमने सीखा है कि एक छोटी सी लापरवाही या एक अनसुनी आवाज कितना बड़ा तूफान ला सकती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बंटी ने धीरे से अपनी माँ से कहा, मम्मी अब डर नहीं लगता। उनकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सच जीत गया बेटा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, मैदान में फिर हंसी गूंज रही है। लेकिन इस कहानी की सीख साफ है, जब बदले की आग में इंसान अंधा हो जाता है तो वो सिर्फ दूसरों को